Assalamualaikum, dear students. Today we are going to learn some important MCQs of Inspector Inland Revenue. In this video, we are going to cover some important points from Income Tax, Sales Tax, Federal Excise Act, and FVR. I hope that you can secure 3 to 4 marks if you are going to watch this video till the end. So let us move to our video and watch which important points we must memorize before going to appear in the exam hall. Most important points to memorize. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. एक्चुअली ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि एक एग्जामिनर आपको स्टक करने के लिए पूछ सकता है डिफरेंट डेट्स. हालांकि हर साल ये इब्तदाई जो क्वेश्चन होते हैं या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं वो हमेशा पूछी जाती हैं. तो अगर आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर जाते हैं तो यकीनन आप 2 से 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अपने टेस्ट में. इसी तरह से हम कुछ सेक्शंस को भी एक्सप्लोर करके आपके लिए ले आएंगे जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में आ सकते हैं. उसके अलावा कुछ कंसेप्ट्स होंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर और भी होंगे. फिस्कल पॉलिसी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन पाकिस्तान. तो उस हवाले से बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लाएंगे आपके लिए. तो ये एक ऐसा लेक्चर है जो कि हर एक कैंडिडेट या एस्पिरेंट ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का उसको आनी चाहिए. तो आए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की जानिब. फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू was established in 2007. अब देखें सबसे पहले कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड की गेम है. जो बंदा वर्ड को समझ जाता है वो कभी नहीं फंस सकता. तो इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्रैमिंग या रट्टा लगाना है, बट आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए. बाज़ मर्तबा ऐसे होता है कि लड़कों को एस्पिरेंट्स को पता भी होता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड की वजह से उसको आंसर नहीं दे पाते हैं किसको, एग्जामिनर को. अब देखें ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ नहीं है, बट ये अगर आपको पैनल जो इंटरव्यू पैनल है उसमें भी काम आएंगे ये कंसेप्ट्स. अब देखें सबसे पहले है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इस्टेब्लिश. कब बना था, कब इस्टेब्लिश हुआ? 2007 में. अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इस्टेब्लिश अंडर, अब किस रूल के तहत बना या किस एक्ट के तहत बना? तो वो एफबीआर एक्ट 2007 के तहत बना. इसी तरीके से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इनएक्टेड इन जुलाई 2007. अब इनएक्टेड जो अनाउंसमेंट हुई फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑफिशियली वो कब हुई है? 2007 में. देखिए इनएक्टेड, इस्टेब्लिश्ड, इन फोर्स, ये सारी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है. अब ये बात याद रहे कि ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इनएक्टेड इन, अब एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शंस वो दे सकता है जुलाई 2007 या वो दे सकता है 1 जुलाई 2005 जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट की डेट आ जाती है. उसी तरीके से वो 1924 या 1944 सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये वही सिमिलर डेट्स देगा जो कि बाकी एक्ट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो. तो आपने इसको सेग्रीगेट करना है, आपको सेपरेट करना है कि कौन सी डेट किस एक्ट के हिसाब से जो एग्जैक्ट हो सकती है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने ज़हन नशीन करना है. दूसरी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर. अब देखें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर बना था? एफबीआर एक्ट 2007. इसी तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके तहत बना? सीबीआर एक्ट 1924. अब जो बोर्ड, मतलब जो बोर्ड क्या है, बोर्ड का मतलब हमेशा जब भी बोर्ड की बात आए तो बोर्ड का जिक्र आता तो उसका डायरेक्टली मतलब यही समझा, इसको कंसिडर किया जाता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो पहले बोर्ड था उसको उसका नाम क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. अब
दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज क्रिएटेड ऑन, कब बना? 1 अप्रैल 1924, जबकि इस्टेब्लिश कब हुआ? 1924 में। अब वो डिटेल में जाए तो कब क्रिएटेड हुआ? 1 अप्रैल 1924। इसी तरीके से बढ़ते हैं फेडरल एक्साइज एक्ट। वो सारी डेट्स या फैक्ट्स किसके थे? फेडरल बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के। अब ये फेडरल एक्साइज एक्ट में आते हैं जब तो 2005 में इसके क्या हुआ? लॉ पास हुआ। फेडरल एक्साइज एक्ट वाज पास इन 2005। अब यहाँ दूसरी बात भी आपसे पूछ सकता है, फेडरल एक्साइज एक्ट वाज प्रोमलगेटेड इन 2005। तो इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपको ये सारे डेट्स आनी चाहिए तो ये आपको कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। अब फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स या इन फोर्स ऑन 1 डे ऑफ जुलाई। देखिए मैंने आपको पहले कहा था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जब बात हुई थी तो उसमें क्या था कि वही डेट कंफ्यूज करने के लिए वो फेडरल एक्साइज एक्ट की ला सकता है 1 डे ऑफ जुलाई के हिसाब से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 रिप्लेस्ड, अब किसको रिप्लेस किया था फेडरल एक्साइज एक्ट? सेंट्रल एक्साइज एक्ट को। ऐसे ही सीबीआर को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसको रिप्लेस किया था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। यही यहाँ क्या होगा? फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 रिप्लेस सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 रिपील सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। बात याद रहे कि यहाँ फिर वर्ड की गेम आती है रिप्लेस या रिपील। अब देखें रिप्लेस का मतलब उसको हटा के दूसरा आया। अब रिपील से मुराद है मनसूख करना। तो अगर रिपील किया गया 1944 को और फिर उसके बाद कौन सा लॉ ऑफिशियली प्रपोज किया या अनाउंस किया गया था? फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। अब नेम ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज चेंज इनटू फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन 1 जुलाई 2005। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि नाम पुराना था वो चेंज हुआ फेडरल एक्साइज ड्यूटी कब हुआ? कौन सी डेट को? 1 जुलाई 2005 को। इसी तरीके से सेल टैक्स एक्ट है, इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब सेल टैक्स एक्ट 1990 वाज प्रोमलगेटेड इन 1990, ठीक है ना। 1990 में प्रोमलगेट हुआ, ठीक है, अनाउंस हुआ, ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब सेल टैक्स एक्ट 1990 वाज इन्फोर्स, अब अमल में कब लाया गया? 1 नवंबर 1990 को। लेकिन क्या है कि अनाउंसमेंट कब हुई इसकी? 1990 में। अब डिटेल में जाए तो 1 नवंबर 1919 को इन्फोर्स किया गया। सेल टैक्स एक्ट 1990 रिप्लेस्ड सेल टैक्स एक्ट कौन से को? 1951 को। ये कुछ ऐसी डेट्स हैं जो हर स्टूडेंट नहीं जानता, तो इसलिए आपको ये पूरी अच्छे तरीके से मेमोराइज करने पड़ेंगी। इधर से ही आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इतने पॉइंट्स वो कैसे पूछ सकता है तो याद रहिए कुछ पिछले प्रीवियस पेपर्स में जो एग्जामिनर है उसने सेल टैक्स से 40 to 30 जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ सेक्शन से पूछे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक एक्ट से नहीं पूछ सकता, वो यकीनन एक एक्ट से 50 के 50 पूछ सकता है, 80 के 80 पूछ सकता है, या जितने भी उसकी एग्जामिनर की मर्ज़ी है वो कर सकता है। इसलिए हमें आपको क्या करना चाहिए? प्रिपेयर होना चाहिए हर जो भी क्वेश्चन आता है उसके लिए। अब सेल टैक्स एक्ट 1990 रिप्लेस सेल टैक्स एक्ट 1951। आखिर में आते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001। इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2001 में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड ऑन 13 सितंबर। ये कब ज़्यादा इसको अगर अनाउंसमेंट हो रही इसकी जब ये क्या कहते हैं कि इसको लाया गया कब? 13 सितंबर में, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ? 1 जुलाई 2002 को। अनाउंसमेंट या ऑफिशियली जो लॉ बना था वो 13 सितंबर को, लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ? 1 जुलाई।
मतलब अमल में कब लाया गया? 1 जुलाई 2002 को। बिफोर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस देयर वाज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। 2001 का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उससे पहले कौन सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था? 1979। अब देखें ये तो सिर्फ पॉइंट्स हुए, इसको ही एमसीक्यूज में अगर हम थोड़ा नज़र रखें तो इसको एमसीक्यूज की शक्ल में भी लाया जा सकता है, जो कि हमारी वेबसाइट पे आप जान सकते हैं mcqsplatform.com पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दिन के अंदर आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हालांकि आप इनको एमसीक्यूज शक्ल में भी बना सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 became effective from 1 जुलाई 2002। अब एक स्टूडेंट है जो देख रहा है कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कि 2001 में बना है तो वो इफेक्टिव 1 जुलाई 2002, तो वो ऑप्शन अगर 2002 भी हुआ 1 जुलाई का तो वो यकीनन यही समझेगा कि नहीं, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ही 2001 का तो 2002 ऑप्शन कैसे हो सकता है। तो वो 1 जुलाई 2001 या 1 जुलाई 1 जून 2001 ऐसे जो भी बाकी ऑप्शन होंगे तो उसमें कंफ्यूज हो गए, वो 2002 पे मार्क कर लेता है आंसर। तो इसी वजह से आपको ये पॉइंट्स बहुत 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 अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकें। और इन्हीं 16-17 पॉइंट्स को अगर आप ज़हन नशीन करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 2 से 3 या ज़्यादा भी मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको सेक्शंस और चैप्टर्स और स्केड्यूल्स जितने भी हैं सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के, फेडरल एक्साइज एक्ट के या एफपीआर के, वो याद करने चाहिए तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें एक इंस्पिरेशन मिले हमारे हार्ड वर्क की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।